नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नौकरी एग्ज़ाम वाला। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज की हम वीडियो में लेके आए हैं पेडागॉजी सीरीज के अंतर्गत भाग नंबर 9, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन को ज़रूर दबा दें अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज़ को या चैनल पर वीडियोज़ को देख रहे हैं। साथ ही चैनल को या वीडियोज़ को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी हमारे परिवार के साथ जुड़ सकें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है? किसने कहा कि बालक का विकास और आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है? ऑप्शन नंबर 1 गैरेट, ऑप्शन 2 वुडवर्थ, ऑप्शन 3 हॉललैंड, ऑप्शन नंबर 4 थांडाइक। सही उत्तर है वुडवर्थ ने कहा था कि बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। उनके अनुसार आनुवांशिकता के व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि आनुवांशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस संरचना या रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना असंभव है या संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का मत था कि बालक का विकास भी आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसने दिया था? प्रश्न को समझ लें और ध्यान से समझें। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन है वुंट के द्वारा, ऑप्शन 2 टिचनर, ऑप्शन 3 वुडवर्थ, ऑप्शन 4 मैकडूगल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान यूनानी भाषा का एक शब्द है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है यहाँ से कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है या कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदल रहा है और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बनता जा रहा है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। चेतना, व्यवहार, मन, आत्मा। चेतना, व्यवहार, मन, आत्मा। इसका कथन का पूरा जो अर्थ निकल के आता है चेतना, व्यवहार, मन, आत्मा। तो ये ध्यान रखें, ये कथन जो था वुडवर्थ ने कहा था। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ऑप्शन 1 6 वर्ष से यौवन की अवस्था तक, ऑप्शन 2 2 से 5 वर्षों तक, ऑप्शन 3 18 से 20 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 4 20 से 22 वर्षों का। तो सही उत्तर है प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष से लेकर यौवन तक मनोलैंगिक विकास में
सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल कहलाता है। मनोलैंगिक यानी जो मानव का विकास है या मनोलैंगिक विकास है, उसमें सुप्तावस्था का जो अंतराल होता है वो 6 वर्ष से यौवन अवस्था तक का अंतराल होता है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का जो वर्ष अंतराल होता है या समय पीरियड होता है वह 6 वर्ष से आरंभ होता है और किशोरावस्था या यौवन अवस्था तक चलता रहता है। इसमें 2 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पहला, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड ने। और इसकी जो अवस्था होती है मनोलैंगिक विकास के, उसकी जो अवस्था होती है 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था या यौवनावस्था तक होती है। अगला प्रश्न है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास या प्रतिपादन किसने किया था? इसमें पेडागॉजी में अधिकांश जो प्रश्न हैं एक दूसरे से मिलते हुए लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से आप जानें, समझें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 फ्रायड ने, ऑप्शन 2 एरिक्सन, ऑप्शन 3 कोहलर, ऑप्शन 4 वाटसन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। विकास के मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक, विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यानी मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार माता पिता और दोनों ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। कहने का मतलब है, अगर दूसरे शब्दों में बोलें कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो सभी चीज़ें अपने माता और पिता दोनों से ही सीखते हैं, चाहे वो नैतिक नियम हो या कोई और दूसरी चीज़ें हों। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? यानी किस वैज्ञानिक ने कहा कि इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? ऑप्शन 1 युंग ने, ऑप्शन 2 बंडूरा ने, ऑप्शन 3 एडलर ने, ऑप्शन 4 फ्रायड ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। फ्रायड नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक होते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व दिया। अब प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा जो महत्व है चेतन की अपेक्षा अचेतन को किसने दिया था? तो उसका उत्तर भी सिगमंड फ्रायड ही होगा, क्योंकि इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम अहम और परा अहम या अत्यंत अहम, इन तीनों तत्वों को विशेष रूप से महत्व दिया था। तत्व संबंध इदम अहम और पराअहम जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से होते हैं। यानी जो हमारे अंदर अहम की भावना होती है, इदम अहम और पराअहम की जो भावनाएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं, वंशानुगत होती हैं, यथार्थ जगत से होती हैं। यानी जो एक्चुअल में ये हमारे दुनिया है उससे संबंधित होती हैं। नैतिक मूल्य, आत्मा की अंतःकरण की पुकार। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी की मान्यता है या मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किस व्यवहारवादी
शिक्षाविद ने कहा था कि अन्य व्यवहारों की तरह ही भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 वाटसन, ऑप्शन नंबर 3 गुथरी, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक। सही उत्तर है स्किनर। स्किनर जो थे एक व्यवहारवादी शिक्षाविद थे। स्किनर एक व्यवहारवादी शिक्षाविद थे जिनके अनुसार जिन्होंने कहा था कि व्यवहारों की भांति भी भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। उनके अनुसार प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक P.F. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि B.F. स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? उत्तर होगा अमेरिका। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उत्तर होगा बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसने जो सिद्धांत दिया उसको बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का सिद्धांत दिया। और किस पुस्तक में जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, व्यवहार से रिलेटेड सिद्धांत दिया था, उसको किस पुस्तक में लिखा? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, तो उसमें कंफ्यूज ना हो और आप समझें कि किस तरह का प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकता है। यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। यानी जो उन्होंने सिद्धांत दिया था बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक में, उस सिद्धांत को सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है। यानी जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमें काम करना अच्छे से आ जाता है और उसको हम कभी भूलते नहीं हैं। जैसे मान लिया कोई बच्चा बार बार अपनी टेबल को या पहाड़े को रिपीट करता है तो वह उसको अच्छे से लर्न कर लेता है। अगर हम उसको वो रिपीट करके या किसी भी बीच में से उसको पूछते हैं तो फटाफट उसका जवाब भी दे देता है। इसी प्रकार भाषा का विकास भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन 1 बहुलांक, ऑप्शन 2 प्रसार, ऑप्शन 3 मध्यांक, ऑप्शन 4 मध्यमान। सही उत्तर है जो प्रसार होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती हैं? बहुलांक होता है, मध्यांक होता है और मध्यमान। जबकि प्रसार जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में नहीं आता। किसी श्रेणी में चर का मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्न है। सबसे पहले आता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका, तीसरा होता है बहुलक। जबकि प्रसार जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में शामिल नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो प्रमुख गुण है वो क्या है? चर का मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। जो चर है उसका कोई भी मान हो और उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम में यानी सीखने में, लर्निंग में प्रयत्न या भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 हैगार्टी, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 हॉल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों में या अधिगम के लर्निंग के जो सिद्धांत दिए थे उन्हें प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के
द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, चयन और संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या चयन और संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको कई नामों से जान सकते हैं। प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। और थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयत्न और भूल या प्रयास त्रुटि के जो नियम थे, वो प्रतिपादन जो किए थे, वो उस पर किया गया था बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले बिल्ली पर किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ऑप्शन 1 अनुपात, ऑप्शन 2 नामिक, ऑप्शन 3 क्रमिक, ऑप्शन 4 अंतराल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अनुपात मापन के स्तरों में सबसे अच्छा होता है और सरल होता है। मापन के स्तरों में मापन के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इस मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न, और इस भाग यानी भाग नंबर 9 का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 TAT, ऑप्शन 2 रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन 3 शब्द साहचर्य परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 16PF परीक्षण। सही उत्तर है 16PF परीक्षण जो है व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता है, जबकि TAT रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा साहचर्य परीक्षण ये सभी व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण माने जाते हैं। जबकि 16PF परीक्षण जो होता है वो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। प्रक्षेपी परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति शामिल होती है। उसके अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण। जबकि 16PF परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें व्यक्तित्व के या व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है और उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। इन प्रश्नों की संख्या 164 होती है। 16PF परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 164। ये ध्यान रखने वाली बात है। 16PF परीक्षण में कुल प्रश्नों की संख्या 164 होती है और 16PF परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है। इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण जो होता है वो प्रश्नों के उत्तर देकर किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे सभी लोग हमारे चैनल पर आ सकें और हमारी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा सकें, साथ ही अपने आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।